नमस्कार दोस्तों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, पहले वीडियो में आपने देखा, हमने भाषा के बारे में सीखा, संप्रेषण के बारे में सीखा, प्रथम भाषा के बारे में सीखा, मातृभाषा के बारे में सीखा। इन तमाम छोटे छोटे बिंदुओं की चर्चा करने के बाद आइए अब आज इस वीडियो में हम शुरू करते हैं बालक में भाषा का क्रमिक विकास। आइए हम ये देखते हैं कि बच्चे में जो भाषा है उस भाषा का क्रमिक विकास किस प्रकार से होता है। बच्चे में जो भाषा का विकास है वो विकास किस तरह से होता है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त, आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ एक काम करें, केवल एक कहानी सुने, एक कहानी सुने मुझसे और सब आप अपने आप जान जाएंगे। कहानी नहीं, देखिए रियल फैक्ट है। घर में छोटा बच्चा पैदा होता है, आपने देखा होगा, भतीजा भांजा बेटा बेटी, जब बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को दिमाग में लाइए। आपने देखा होगा कि जिस समय बच्चा पैदा होता है, ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होने के साथ ही बोलना प्रारंभ कर देता है, बच्चा पैदा होने के साथ ही चिल्लाना प्रारंभ कर देता है, नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि जब बालक पैदा होता है उस समय ना तो वह एक सामाजिक प्राणी होता है और ना ही एक असामाजिक प्राणी होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जब बालक पैदा होता है तो वो पूरी तरह से सामाजिकता से परे होता है। अब यदि बच्चे को आप अकेला कहीं छोड़ देंगे तो उसमें सामाजिकता का विकास नहीं होगा। उसे क्या पता कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है। लेकिन जब घर में बच्चा पलता है, अगर दूध वाले अंकल भी आए और वो कह देता है मम्मा जो है दूध वाला आया है, आप कहते नहीं बेटे ये तो गलत बात है, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि मम्मा दूध वाले अंकल आए हैं। तो ये है सामाजिकता का विकास, ताकि वो भविष्य में अपने समाज के साथ बेहतर संबंध बना पाए। तो सबसे पहली बात, जब बालक जन्म लेता है तो ना तो वो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। यह निर्भर करता है उसके परिवेश पर। यदि वह अच्छे परिवेश में पलेगा तो अच्छा सामाजिक प्राणी बनेगा। यदि वह गलत परिवेश में पलेगा, एक बच्चे को पैदा होते ही चोरों डाकुओं के गिरोह में डाल दीजिए, वो बड़ा होकर नंबर 1 का डाकू बनेगा, नंबर 1 का चोर बनेगा। तो कहने का मतलब है बालक जिस परिवेश में पलेगा बढ़ेगा वो ऐसा ही बनेगा। पॉइंट नंबर 1। अब आइए देखते हैं बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है। कुछ नहीं देखना, व्यवहारिक रूप से समझिए। घर में छोटे बच्चे को देखिए, छोटे बच्चे को अपने मस्तिष्क में लाइए। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो पहले ना तो वो रोने लगता है ना चिल्लाने लगता है। शुरू में बच्चे की आवाज़ को ध्यान से देखिएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू में वो की की बड़ी धीमी धीमी आवाज़ करके रोता है। और ये जो बच्चा पैदा होते ही देखिए कैसे बच्चा में भाषा विकसित होती है। एकदम स्टेप बाय स्टेप बच्चे को लेके चलिए, बच्चा बड़ा होता चला जाएगा, खुद ब खुद आप भाषा का विकास कर ले जाएंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले की करके धीरे धीरे रोता है, और इस की करके रोने को हम क्या कहते हैं? बालक का जो है क्रंदन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमारा पॉइंट है, जन्म के समय बालक न तो सामाजिक होता है न असामाजिक, या उसके परिवेश पर निर्भर करता है। इसके ऊपर यहाँ एक पॉइंट आप और ऐड कर लेंगे जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बालक जन्म के पश्चात की आवाज करता है, वही रोने में, जिसे क्रंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? की आवाज करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रंदन कहते हैं। याद रहेगा टॉपिक। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के कुछ दिन बाद वह बालक जो है क्रंदन करता है, की आवाज निकालता है, जिसे क्रंदन कहते हैं। अब देखिए, फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 3-4 महीने का हो गया बच्चा, तब वो बच्चा की नहीं करता, अब वो जोर जोर से रोने लगता है। वो रो रो के आसमान सर पे उठा लेगा, पूरे घर को परेशान कर देगा ना। तो बच्चा जब बाद में
जो है बड़ा थोड़ा सा और हो जाता है तब वो रुदन करने लगता है। तो अब क्रंदन और रुदन का अंतर आप समझ गए। क्रंदन क्या है और रुदन क्या है। क्रंदन का मतलब है की धीरे आवाज में बच्चे का रोना, और रुदन का मतलब है बच्चे का तेज स्वर में, ऊंचे स्वर में रोना। ठीक, अगली चीज देखिए क्या कर रहे हैं। रुदन के कुछ समय पश्चात बालक बलबलाना प्रारंभ करता है। बलबलाना, अब एक नया शब्द आ गया। बलबलाना क्या है। बलबलाना, तो ध्यान दीजिएगा, जब बच्चा रुदन करता है, रुदन करने के कुछ समय पश्चात क्या होता है, आप गौर करिए जिस पॉइंट को नीचे दिया गया है, आप पहले सुनिए, मैं कहानी की तरह आपको समझाता हूं। तो आपने देखा बच्चा पैदा हुआ, होने के बाद की आवाज़ निकाला जिसे क्रंदन कहा गया। जब वो तेज तेज रोने लगा उसे रुदन कहा गया। फिर लगभग जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, 6 महीने का होते होते बालक, आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि बालक क्या करता है, कि आप कभी भी ध्यान दीजिए, छोटा बालक हो, 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, कभी गौर करिए बच्चा रो रहा है। अगर बालक रो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके साथ कोई समस्या है, उसका डायपर गीला है, या उसे भूख लगी है ना, या उसे किसी तरह की अन्य समस्या है, कुछ तो है। लेकिन आप पहुंचिए, और पहुंचते हैं जब आप, मेरा भैया, मेरा बाबू, बच्चा बहुत तेज तेज रो रहा है, आप उसे उठा के कंधे पर ले लेते हैं, मेरा भैया, मेरा बाबू, मेरा राजा, मेरा लल्ला ना, और वो बच्चा चुप हो जाता है। क्यों चुप हो जाता है। आपके भैया, बाबू, लल्ला कहने से उसकी समस्या का समाधान हुआ? नहीं हुआ। भाई अगर बच्चे ने सुसु कर दी है तो उसका पैंट गया, उसका कपड़ा बदला जाएगा, तब उसकी समस्या का समाधान है। उसकी समस्या का समाधान भैया, बाबू, लल्ला थोड़ी है। लेकिन फिर भी वो चुप होता है। क्यों चुप होता है पता आपको? क्योंकि बालक जो है वो आपके द्वारा बोले गए शब्दों को ध्यान से सुनने लगता है। उसका जो अपना ध्यान है वो अपनी समस्या से हट करके आपकी तरफ आ जाता है, और वो आपके होठों के हिलने को जो है बड़े गौर से देखने लगता है, और उसका ध्यान उस समस्या से हट जाता है और वो चुप हो जाता है। चुप हो जाता है। फिर आप देखिए कुछ देर बाद वो फिर रोएगा, क्योंकि जब उसका ध्यान समस्या की ओर जाएगा फिर रोने लगेगा। तो मेरे कहने का अर्थ है वो बच्चा चुप हो जाएगा। जब बच्चा चुप हो जाता है तो वो क्यों चुप हुआ? क्योंकि वो आप द्वारा उच्चरित ध्वनियों को, शब्दों को सुनने का प्रयास कर रहा है, उसे समझने का प्रयास कर रहा है। तो इस क्रम में बच्चा पता है सबसे पहले क्या करता है? बच्चा पहले जो आपसे सीखता है उसका अनुकरण करता है, उसका अनुकरण करता है। वो ये देखना चाहता है कि हाँ आपको क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं आप, क्या सुन रहे हैं आप। तो इस तरह से जो आप देखते हैं, बोलते हैं, बच्चा उन चीज़ों का अनुकरण करता है। उन चीज़ों का अनुकरण करने के बाद फिर बालक क्या करता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वो उस अनुकरण की हुई चीज़ को केवल अपने अंदर तक नहीं रखता, वो उस अनुकरण की हुई चीज़ को बाहर निकालने का प्रयास करता है, उसे वो बोलने का प्रयास करता है। और जब बोलने का प्रयास करता है तो उसी को, उसकी पहली अवस्था है बलबलाना। जैसे इस अवस्था में बच्चा माँ, बा, पा आदि वर्णों का उच्चारण करता है। अब वो पूरी तरह से मामा, पापा, बाबा ये नहीं बोल पा रहा है, लेकिन फिर भी वो बच्चा क्या कर रहा है? माँ, बा, पा जैसे वर्णों का उच्चारण कर रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि बच्चा पहले तो बोल नहीं पाता, फिर वो क्या करता है? रुदन के बाद जब हम बोलते हैं तो धीरे धीरे हमारी ध्वनियों को सुनता है, सुन करके उनका अनुकरण करता है, और उनका अनुकरण करके फिर उन्हें उच्चरित करने का प्रयास करता है। और जब उन्हें उच्चरित करने का प्रयास करता है तो इस क्रम में सबसे पहले वह बलबलाता है, माँ, बा, पा जैसे कुछ ध्वनियों का उच्चारण करता है, और फिर वह धीरे धीरे मामा, बाबा, पापा कुछ शब्द बोलने लगता है, और फिर धीरे धीरे उसके शब्दों का जो क्रम है वो बढ़ता चला जाता है, उसका अपना शब्दकोश बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे बोलते बोलते वो नए शब्दों से परिचित होता है, उन्हें सीखता है, और सीख करके फिर उन्हें जो है प्रयोग में लाता है, प्रयोग में लाता है। तो देखिए अब यहाँ एक प्रश्न और उठा कि बच्चा सीखता सबसे ज़्यादा कैसे है? तो बच्चा सीखता सबसे ज़्यादा अनुकरण द्वारा है, क्योंकि सीखने का शुरुआत ही अनुकरण से होता है। जब आप बोले, बच्चे ने उसे सीखा, उसका अनुकरण किया और उसे उच्चरित करने का प्रयास किया।
तो बच्चे की शुरुआत ही अनुकरण से होती है। तो अगर यह प्रश्न पूछे कि बच्चा सबसे ज़्यादा किसके द्वारा सीखता है और विकल्प में अनुकरण हो, तो आप अनुकरण लगा सकते हैं, यही कुछ सही उत्तर होगा। ठीक, आइए आगे की बात करते हैं। कह रहे हैं जब बच्चा बलबलाने लगता है तो धीरे धीरे, देखिए क्या है, बच्चा सुनी जा रही ध्वनियों का अनुकरण प्रारंभ करता है, फिर वह, तो वही जब जैसे ही अनुकरण प्रारंभ करता है वो बलबलाता है, और फिर क्या होता है, फिर वह उन्हें धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करता है और इस प्रकार बालक में भाषा का विकास होता है। इस प्रकार बालक में क्या होता है, भाषा का विकास। मैंने आपको बताया बच्चा ने पहले की किया, क्रंदन किया, फिर रुदन किया, फिर बलबलाया, और बलबलाने से धीरे धीरे शब्दों का उच्चारण करने लगा, और शब्दों के उच्चारण से धीरे धीरे उसमें भाषा का विकास हो गया। तो बच्चे में भाषा का क्रमिक विकास कैसे होता है, आप इस पॉइंट को समझ गए। आइए आगे एक बात और देखते हैं कि बालक की, ये पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, बच्चे की पहली भाषा क्या होती है। तो बच्चे की जो पहली भाषा होती है वो सांकेतिक भाषा होती है। देखिए भले ही पहले लेक्चर में मैंने सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं कहा, भले ही हमने कहा भाषा के दो ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, ये ठीक है, लेकिन यह बात आप ध्यान रखें कि बच्चे की जो पहली भाषा होती है वो सांकेतिक होती है। यदि व्याकरण वालों ने सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं माना, इसलिए हमें भाषा दो ही माननी पड़ती है, लेकिन बच्चे की पहली भाषा जो है वो सांकेतिक है। आप देखिए जब बच्चा बोल भी नहीं पा रहा होता है और जब आप उसे भैया बाबू करने लगते हैं तो वो हाथ पांव फेंकने लगता है, खुश होने लगता है, हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे ये बताना चाहता है कि मुझे पता है आप मुझे प्यार कर रहे हैं, आप मेरी जो है देखभाल कर रहे हैं, आप मुझे खुश रखना चाहते हैं, मैं जानता हूँ। और इसकी अभिव्यक्ति वह किससे करता है, हाथ पांव फेंक कर और मुस्कुरा कर। तो बच्चे की जो पहली भाषा होती है वो सांकेतिक भाषा होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, जुड़वा बालकों में भाषा का विकास देर से होता है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। देखिए एक्चुअली मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैंने कहा बच्चा सबसे ज़्यादा भाषा कहाँ से सीखता है, बच्चा सबसे ज़्यादा भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। और किसका अनुकरण करेगा, परिवार का, समाज का, अपने आसपास का, इन्हीं का तो अनुकरण करेगा वो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि जुड़वा बच्चे होंगे तो बच्चा दूसरों से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि दो बच्चे होंगे, उनको खेलने के लिए एक दूसरे के साथ वो पर्याप्त होंगे, उन्हें एक दूसरे का साथ मिलेगा और वो खेलते कूदते रहेंगे। ऐसी अवस्था में वो बच्चा किसी से भी दूसरे से कुछ कहेगा सुनेगा नहीं और ज़्यादातर लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहेगा। लेकिन जब वो बच्चा अकेला होगा, जब बच्चा अकेला होगा तो वो अपने मम्मी पापा से कहेगा मेरे साथ खेलिए, अपने बड़े भैया जो उम्र में अगर उससे बड़े हैं उनसे कहेगा मेरे साथ खेलिए, वो दादा दादी से कहेगा मेरे साथ खेलिए, वो निकलकर पड़ोसी के घर खेलने जाएगा। तो इस तरह से बच्चा जब समाज के ज़्यादातर लोगों से मिलेगा तो ज़्यादा बातें सुनेगा, उनका ज़्यादा तेज अनुकरण करेगा और उसमें ज़्यादा तेजी से भाषा का विकास होगा। लेकिन जब बच्चे जुड़वा होंगे, एक दूसरे के साथ ही खेलेंगे, दूसरों से संपर्क कम रखेंगे, तो जितना इसको आएगा उतना ही इसको आएगा, दोनों में एक समानता रह जाएगी और उनमें भाषा का विकास मंद हो जाएगा। तीसरी चीज क्या कह रहे हैं, बहुभाषी परिवेश में भाषा का विकास मंद हो जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, याद रखिए अगर घर में एक व्यक्ति पानी को पानी कहता है, एक व्यक्ति पानी को वाटर कहता है, एक व्यक्ति फल कहता है, एक व्यक्ति फ्रूट कहता है ना। अब सबसे बड़ी समस्या है कि छोटा बच्चा है वो पानी याद करे कि वाटर याद करे, फल याद करे कि फ्रूट याद करे। वो पानी, वाटर और फल और फ्रूट के बीच में उलझ कर रह जाएगा और इस तरह से वह बालक जो है उसमें भाषा का विकास तेजी से नहीं होगा। ठीक, बात स्पष्ट हो गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, बालक में शब्दकोश का विकास। अब देखिए यहाँ यदि हम आपसे चर्चा करें तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे सामने आएगा वो यही आएगा कि शब्दकोश का मतलब क्या है, शब्दकोश का अर्थ क्या है। यह प्रश्न अपने आप में एक प्रश्न बनता है कि बच्चे का शब्दकोश क्या कहलाता है, ठीक है, या बच्चे का शब्दकोश निम्न में से कौन सा कहलाता है, या बच्चे के शब्दकोश के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। इस तरह से प्रश्न आता है। तो याद रखिएगा बच्चे के शब्दकोश का मतलब ये नहीं है कि बच्चा केवल जिन शब्दों को जानता है, बच्चा केवल जिन शब्दों को जानता है वह उसका शब्दकोश नहीं कहलाता। याद रखिएगा शब्दकोश का मतलब है बच्चा
जिन शब्दों को जानता है वह उनका प्रयोग करता है, वह उनका प्रयोग करता है। कहने का मतलब अब आप जान गए कि बच्चे का शब्दकोश क्या होता है। बच्चे का शब्दकोश अर्थात वह कि बच्चा जितने शब्दों को जानता है, जिन शब्दों को जानता है और बोलने में जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उस पूरे को कहते हैं बच्चे का शब्दकोश। बात स्पष्ट हो गई। तो इसी तरह से आता है, जो प्रश्न बनेगा उसमें इसी तरह से विकल्प बनाता है कि बच्चे का शब्दकोश किसे कहते हैं। विकल्प में बनाएगा बच्चा जितने शब्दों को जानता है, दूसरा विकल्प बनाएगा बच्चा जितने शब्दों का प्रयोग करता है, तीसरा विकल्प बना देगा बच्चा जितने शब्दों को जानता और उनका प्रयोग करता है। यही उत्तर हमेशा सही होता है। तो शब्दकोश आप समझ गए। अब आइए देखते हैं किस उम्र में बच्चे का शब्दकोश कितना होता है। तो याद रखिएगा दोस्त, बच्चा अमूमन 8 महीने के बाद ही बोलना प्रारंभ करता है ना। 8 माह। देखिए आप लोगों ने एक जो है नॉम चॉम्स्की का एक बड़ा चर्चित स्टेटमेंट पढ़ा होगा। चॉम्स्की महोदय ने कहा कि बच्चे में जो भाषा की क्षमता होती है, बच्चे में जो है भाषिक क्षमता होती है, वो जन्मजात होती है। अब लोगों ने कहा कि भैया भाषा की क्षमता जन्मजात कैसे होती है। यदि भाषा की क्षमता जन्मजात होती तो भोजपुरी वाला चाहे अमेरिका चला जाए भोजपुरी ही बोलता, अमेरिकन बोल ही नहीं पाता। भाई भाषा जन्मजात थोड़ी होती है। भाषा क्या होती है, जो है वो परिवेश से सीखी जाती है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। ये भी एक प्रश्न है कि भाषा कैसी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। बच्चा जिस परिवेश में रहेगा वैसी ही भाषा सीख लेगा। तो अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न जो हमारा उठता है वो ये उठता है कि अगर बच्चा जो है, बच्चे में फिर भाषिक क्षमता जन्मजात कैसे होती है। तो वहाँ चॉम्स्की महोदय के कहने का अर्थ ये था कि हर बच्चा एक निश्चित उम्र के बाद बोलना प्रारंभ कर देता है। जैसे जन्म से लेकर 8 माह तक बच्चे का शब्दकोश शून्य होता है। इस उम्र तक वो किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं करता, लेकिन जैसे ही वह 9वें महीने में आता है धीरे धीरे बोलना प्रारंभ कर देता है और 9वें महीने से लेकर के 12वें महीने तक अर्थात 1 वर्ष तक आते आते इन 3 महीनों में बच्चा 3 से 4 शब्द उच्चारित करने लगता है। वही मामा, पापा, दादा। तो मतलब लगभग 1 वर्ष तक बच्चा 3-4 शब्दों का ज्ञान बच्चे को होता है। फिर 13 माह के बाद जब बच्चा जो है 13 महीने का होता है तो 13 महीने से लेकर 18 महीने तक जो है बच्चा क्या करता है, बच्चे का शब्दकोश कितना होता है, 10 से 12 शब्द। मतलब अगले 6 महीने में बच्चे ने 7-8 नए शब्द सीख लिए। लेकिन इस उम्र के बाद तब बच्चे का शब्दकोश बहुत तेजी से विकसित होता है और 19 माह से लेकर के 19 माह से, देखिए मैं इसलिए लिख दे रहा हूं कि ये कलर आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, रेड हो जाएगा तो स्पष्ट दिखेगा। 19 माह से लेकर के 24 माह तक जो है, जो बच्चे का शब्दकोश होता है वो तुरंत बढ़ कर के 275 शब्द हो जाता है। और दोस्त आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे का शब्दकोश सर्वप्रथम यही विकसित होता है। इसलिए यह पॉइंट अक्सर पूछ लिया जाता है कि 2 वर्ष में कभी 24 महीना करके पूछता है कि बच्चे का शब्दकोश कितना होता है। तो बच्चे का शब्दकोश होता है 275 शब्द, याद रखिएगा। चलिए आगे। अब बच्चा जो है, बच्चा क्या करता है, 25 माह, अब देखिए कितनी तेजी से शब्दकोश बढ़ रहा है। 25 माह से लेकर के 30 माह तक, मतलब अगले 6 महीने में बच्चे का जो शब्दकोश होता है वो 275 से सीधा बढ़ करके 450 शब्द हो जाता है। मतलब लगभग दुगना हो जाता है, लगभग दुगना हो जाता है। और यही नहीं, 31 माह से लेकर के
और बच्चे का जो है 31 माह से लेकर 36 माह तक, यहीं तक याद रखिएगा, यहाँ तक रटे रहिएगा, माह तक बच्चे का जो शब्दकोश है वो 1000 शब्द हो जाता है। यहाँ तक को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 37 से 43 माह में बच्चा 1250 शब्द। अब यहाँ एक चीज आपने और गौर किया होगा कि अगले 6 महीने में बच्चे का जो शब्दकोश है वो मात्र 250 शब्द बढ़ा है, 250 शब्द बढ़ा है। तो यह फिर बीच में एक बार उसके शब्दकोश में वृद्धि का क्रम रुकने लगा। क्यों रुकने लगा? क्योंकि बच्चा अब उस दौर में है जब वो विद्यालय जाएगा, तो उसे अपने आसपास के परिवेश से जितना सीखना था वो सीख चुका है। अपने चाचा से, पापा से, मम्मी से उसे जितना सीखना था वो सब का सब वह सीख चुका है। अब बच्चा क्या करेगा? अब बच्चा किससे सीखेगा? विद्यालय में जाने पर। तो अब जैसे ही बच्चा विद्यालय पहुंचा, 37 माह से लेके 43 माह तक, मतलब लगभग 3.5-4 साल में उसका शब्दकोश तो 1250 रहा, लेकिन जब आगे चला वो तो 4 वर्ष तक आते आते उसका शब्दकोश 1600 हो गया। मतलब लगभग 6 महीने में 400-450 शब्द बढ़ा। अब वो विद्यालय आया, फिर तेजी से बढ़ने लगा। अब देखिए, अब वर्ष की हम बात करेंगे। 5 वर्ष में यह शब्दकोश बढ़कर के 2100 हो जाता है। 11 वर्ष में यही शब्दकोश बढ़कर 50,000 हो जाता है और 14 वर्ष में यही शब्दकोश बढ़कर 80,000 हो जाता है और 16 वर्ष में 1 लाख हो जाता है, जहाँ तक के आंकड़े हमें प्राप्त हैं। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि किस उम्र में बच्चे का शब्दकोश कितना होता है। इसमें मैंने जहाँ तक ऊपर बताया था वहाँ तक याद रखिएगा एक चीज़। दूसरी चीज़ यह भी ध्यान में रखिएगा कि शब्दकोश का मतलब क्या है। शब्दकोश का मतलब यह नहीं है कि बच्चे को कितना आता है। शब्दकोश का मतलब यह है कि बच्चा कितना प्रयोग में लाता है, उन चीज़ों को शब्दकोश कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम चर्चा करते हैं त्रिभाषा फार्मूला। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एक त्रिभाषा फार्मूला। अगर आप देखिए, पहले त्रिभाषा शब्द पर ध्यान दें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, त्रि प्लस भाषा ना। त्रि माने होता है 3, भाषा माने भाषा। अब अगर आप इसके सापेक्ष यहाँ देखें तो हम ये कह सकते हैं त्रिभाषा फार्मूला अर्थात 3 भाषा का फार्मूला। कहने का मतलब बच्चे को 3 भाषा पढ़ाए जाने का फार्मूला। अब आप ध्यान दीजिए, आपने गौर किया होगा यदि हाई स्कूल लेवल तक स्वयं को, तो हाई स्कूल लेवल तक आपको 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। वही है त्रिभाषा फार्मूला का सिद्धांत, ठीक है। तो अब आइए जरा ये जानते हैं कि त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया, कब इसकी अवधारणा आई और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो दोस्त देखते हैं त्रिभाषा फार्मूला में सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि 1964 से लेकर 1966 मतलब 2 साल के मध्य एक्चुअली सरकार, आप जानते हैं कि संविधान में जो है सरकार को यह राइट मिला हुआ है, यह अधिकार मिला हुआ है कि वह समय समय पर भाषा की विकास के लिए अलग अलग समितियां, कमेटियां गठित करे और उनके निष्कर्ष से जो है भाषा के प्रचार प्रसार के लिए और कार्य करे। तो 1964 में सरकार ने कोठारी आयोग का गठन किया और कोठारी आयोग ने 1964 से लेकर 1966 तक अध्ययन किया भाषा का। और उसमें जो है 1966 में जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो उन्हीं के अध्ययन के आधार पर त्रिभाषा फार्मूला का स्वरूप तैयार किया गया, ठीक। तो अब आपसे अगर पूछे कि त्रिभाषा फार्मूला किस जो है कमेटी की जो है संस्तुति पर किया गया, तो कोठारी आयोग की संस्तुति पर किया गया। त्रिभाषा फार्मूला के लिए जो तथ्य जुटाए गए वो कब जुटाए गए? 64 से 66 तक। और यहाँ ध्यान दीजिएगा 1966 की जो शिक्षा नीति थी इसमें त्रिभाषा फार्मूला के कुछ नियमों को लागू किया गया। तो यदि आपसे यह पूछा जाए कि त्रिभाषा फार्मूला का अप्लाई कब किया गया, तो 1966 में। अब देखिए त्रिभाषा फार्मूला है क्या, हमें ये जानना है। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो हमारा त्रिभाषा फार्मूला है इसको अडॉप्ट करने के लिए, इसको जो है मतलब लागू करने के लिए भारत को पहले 2 भागों में बांट दिया गया, संपूर्ण भारत को।
पहला भाग था हिंदी भाषी राज्य और दूसरा था गैर हिंदी भाषी राज्य। कहने का मतलब यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि वे राज्य जहाँ की मातृभाषा हिंदी है या वे राज्य जहाँ के अधिकांश लोग हिंदी बोलते समझते हैं और वे राज्य जहाँ की मातृभाषा हिंदी नहीं है या जहाँ हिंदी बोलने व समझने वालों की संख्या कम है। इस तरह से भारत को दो भागों में बांटा गया और उसके अनुसार त्रिभाषा फार्मूला अप्लाई किया गया। ठीक, आइए देखते हैं कैसे क्या किया गया। तो त्रिहिंदी भाषी राज्य, अब देखिए हिंदी भाषी राज्य कौन, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, ठीक है, ये आपका सब जो है सबका सब हमारा क्या है, ये हिंदी भाषी मध्य प्रदेश है, ये सब के सब हमारे क्या हैं, हिंदी भाषी राज्य हैं। इन राज्यों की मातृभाषा हिंदी है। तो अब हिंदी भाषी राज्यों में त्रिभाषा फार्मूला क्या था भाई? त्रिभाषा फार्मूला माने बच्चे को तीन भाषा पढ़नी है। अब वो तीनों भाषाएं कौन कौन सी होंगी? हिंदी भाषी राज्यों में तीनों भाषाएं कौन सी होंगी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीनों भाषाएं कौन होंगी? तो ये ध्यान रखिएगा, जो हिंदी भाषी राज्य थे उनके लिए त्रिभाषा फार्मूला में जो पहली भाषा रखी गई वो उनकी मातृभाषा अर्थात हिंदी। मैंने कहा ना कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं उन राज्यों की मातृभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। वहां अधिकांश लोग हिंदी बोलने समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी भाषी राज्यों की जो पहली भाषा होगी वो उनकी मातृभाषा या हिंदी होगी। अब दूसरी भाषा क्या होगी? तो अब भाई बच्चे ने हिंदी तो ले ही लिया, अब बची क्या? तो अन्य जो भारतीय चर्चित भाषाएं बची, जैसे संस्कृत बची, उर्दू बची, पंजाबी बची ना, तमाम भाषाएं जो बची, तो बच्चे की जो दूसरी भाषा होगी वो दूसरी भाषा संस्कृत, उर्दू आदि सहित कोई भी भारतीय भाषा होगी। मतलब हिंदी भाषी राज्य में बच्चे की त्रिभाषा फार्मूला में बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगी, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत, उर्दू सहित कोई भी अन्य भारतीय भाषा होगी और जो बच्चे की तीसरी भाषा होगी वो अंग्रेजी आदि सहित कोई अन्य विदेशी भाषा होगी। अब यहाँ बच्चा यहाँ बच्चा संस्कृत ले सकता है, उर्दू ले सकता है, पंजाबी ले सकता है, बंगला ले सकता है, कोई भी भाषा जो उपलब्ध हो उसे वह चयनित कर सकता है। तो पहली भाषा हिंदी, दूसरी भाषा हिंदी के अलावा कोई भारतीय भाषा और तीसरी भाषा अंग्रेजी। यह क्या है? यह तो रहा हमारा त्रिभाषा फार्मूला में हिंदी भाषी राज्य। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उनके लिए क्या किया गया? तो गैर हिंदी भाषी राज्य का मतलब मैंने आपको बता दिया, वे राज्य जहां हिंदी बहुत कम स्तर पर बोली समझी सुनी जाती है। तो यहां सीधी सी बात है कि उन राज्यों की मातृभाषा हिंदी नहीं होगी, तो उन राज्यों में जो पहली भाषा होगी वो उनकी मातृभाषा होगी। जैसे अगर तेलुगु है तो बच्चे की मातृभाषा तेलुगु क्षेत्र है तो तेलुगु होगी, अगर बच्चा कर्नाटक का है तो उसकी मातृभाषा जो होगी वो जो है कन्नड़ होगी। इस तरह से जो है बच्चे की जो मातृभाषा होगी वो उसके परिवेश पर डिपेंड करेगी। तो बच्चा जिस भी राज्य का है वहाँ की जो मातृभाषा, लेकिन बोली नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, जो मातृभाषा है वह बच्चे की पहली भाषा होगी। दूसरी भाषा हिंदी सहित कोई अन्य भारतीय भाषा, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इसके साथ कोई भी अन्य भारतीय भाषा वो ले सकता है। भाई जैसे पहली भाषा के रूप में अगर बच्चे ने पंजाबी लिया तो दूसरी के रूप में वो हिंदी ले सकता है। यदि पहली भाषा के रूप में बच्चे ने कन्नड़ लिया तो दूसरी के रूप में अगर वो पढ़ना चाहे तो उर्दू ले सकता है। तो मेरे कहने का अर्थ है पहली भाषा उसकी मातृभाषा होगी, वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम कोई भी हो सकती है। दूसरी भाषा जो होगी वो हिंदी सहित कोई अन्य भारतीय भाषा होगी, लेकिन उसकी मातृभाषा को छोड़कर। अब यहां दोस्त, और जो उसकी तीसरी भाषा होगी वो अंग्रेजी सहित कोई अन्य विदेशी भाषा होगी। तो गैर हिंदी भाषी राज्यों में पहली भाषा उस बच्चे की मातृभाषा, दूसरी भाषा हिंदी सहित मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भारतीय भाषा और तीसरी भाषा अंग्रेजी सहित कोई विदेशी भाषा। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपसे बहुत बड़ा शेयर करना है मुझे, जो चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, जो वर्तमान शिक्षा नीति की घोषणा हुई, जो सरकार ने नवीन शिक्षा नीति घोषित की, सरकार ने जो नवीन शिक्षा नीति घोषित की, इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। अब इस बार
सरकार ने जो नवीन शिक्षा नीति घोषित की इस बार, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। पहले त्रिभाषा फार्मूला क्या था? गैर हिंदी भाषी राज्यों का। अब देखिए आज क्या है, दोनों आपको पढ़ा दे रहा हूं, इसे भी नोट करिएगा। गैर हिंदी भाषी राज्यों का, अब इसके पहले जो त्रिभाषा फार्मूला था वो क्या था कि पहली जो बच्चे की भाषा होगी, बच्चे की पहली भाषा उसकी मातृभाषा होगी। बच्चे की पहली भाषा क्या होगी? उसकी मातृभाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम चाहे जो हो। दूसरी जो बच्चे की भाषा थी